जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। इसके बाद आप सभी के मन में यही सवाल चल रहा होगा कि 10th के बाद क्या करें, क्योंकि 10th ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। यही स्ट्रीम आपका फ्यूचर डिसाइड करती है कि आने वाले टाइम में आप क्या करोगे और क्या बनोगे। बेसिकली 10th क्लास पास करने के बाद काफी कम टाइम होता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इसी कंफ्यूजन के साथ इस क्लास को शुरू करते हैं, और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपकी ये कंफ्यूजन दूर होती रहेगी। बात सबसे पहले हम करते हैं कि आप जब क्लास 10th पास कर लोगे, उसके बाद आपके मन में सबसे पहला जो सवाल आएगा कि हमें किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए और इनकी संख्या कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रीम चूज करने के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपना स्ट्रीम चुनना चाहते हैं तो उस टाइम पर किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ दो ही बातें ध्यान रखना होता है। एक, आपका इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। दूसरी चीज, आपका सिचुएशन। सिचुएशन को आम भाषा में आप ये समझ सकते हो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि ये जो स्ट्रीम होते हैं ये आने वाले टाइम में आपकी फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, और उस फ्यूचर को आपको बनाने के लिए क्या वो एफिशिएंसी है, ये आपका सिचुएशन डिसाइड करता है। इसलिए इन दोनों बातों का ध्यान रख के आपको स्ट्रीम चूज करना चाहिए। अब सवाल ये रहता है कि ये स्ट्रीम कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि इनकी संख्या 3 होती है। पहला होता है आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स और तीसरा साइंस। यानी 10th क्लास पास करने के बाद 10th क्लास पास करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन खुलते हैं। पहला, आर्ट्स का ऑप्शन खुलता है आपके सामने। किसका ऑप्शन खुलता है? आर्ट्स का। दूसरा ऑप्शन होता है कॉमर्स का। दूसरा ऑप्शन किसका होता है? कॉमर्स का। और तीसरा ऑप्शन होता है साइंस का। किसका होता है? साइंस का। यानी 10th क्लास के बाद आपके सामने ये 3 स्ट्रीम दिखती है। इन तीनों स्ट्रीम में से आप कोई सी भी स्ट्रीम चूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि दो बातों का ध्यान रखना होगा। आप आर्ट्स स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो, कॉमर्स स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो और साइंस स्ट्रीम को भी ऑप्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको अपना इंटरेस्ट और अपनी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ओके। अब इस क्लास में हम ना तो साइंस की बात करेंगे ना ही कॉमर्स की बात करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे आर्ट्स की। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि हमें आर्ट्स स्ट्रीम को ही क्यों ऑप्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि यदि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक लॉयर बनना चाहते हैं, सोशल सर्विसेज करना चाहते हैं आप, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करना चाहते हैं, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, अगर आपके ऐसे सपने हैं तो आपको आर्ट्स चूज करना चाहिए। आर्ट्स बेसिकली इस तरह के फील्ड को बेहतर तरीके से क्लैरिफाई करता है और आपके सपने को पूरा करने में मदद करता है। मैंने अभी क्या कहा? यदि आप आर्ट्स ऑप्ट करते हो, मैंने क्या कहा? यदि आप आर्ट्स ऑप्ट करते हो तो आप क्या क्या बन सकते हो? आप एक टीचर बन सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप सोशल सर्विसेज जितनी हैं, यानी सर्विस सेवाएं जैसे सामाजिक सेवाएं होती है, उनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप एक अच्छे
आईएएस ऑफिसर के साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक अच्छे पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? एक अच्छे पॉलिटिशियन। यानी अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो आपके टीचर बनने की संभावना बढ़ जाती है, प्रोफेसर बनने की संभावना बढ़ जाती है, सोशल सर्विसेज जो हैं वो करने में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आईएएस ऑफिसर के अंदर अधिकतर आर्ट्स के ही सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में जीएस का जो सबसे बड़ा सेक्शन होता है वो आर्ट्स आपको हेल्पफुल करवाता है। देन उसके बाद एक अच्छे पॉलिटिशियन की भी पहचान एक आर्ट से ही देखने को मिलती है। इस तरह से अगर आप आर्ट्स को ऑप्ट करते हैं तो आपको इस तरह के फील्ड में आपको एक अच्छा अवसर मिल जाता है काम करने का। इस तरह अगर कहा जाए तो इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रॉफिट ऑफ आर्ट्स। यानी अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको इस तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि किस स्ट्रीम को हमें ऑप्ट करना चाहिए और क्यों ऑप्ट करना चाहिए। इसे नोट कर लें आप सभी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस स्ट्रीम को ऑप्ट करना है और किस स्ट्रीम को ऑप्ट नहीं करना है। 10th का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों ने अपना मन बना लिया होगा कि किस स्ट्रीम को लेना है और किस स्ट्रीम को नहीं लेना है। यदि आपने आर्ट्स लेने का मन बना लिया है तो इस साल आप आर्ट्स में 11th क्लास को पढ़ोगे। यानी आपका जो इंट्रोडक्शन होगा, आपका जो परिचय होगा वो 11th क्लास से होगा। अब सवाल निशान जो आपके मन में आ रहा होगा कि 11th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या। 11th क्लास में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स की संख्या है, पढ़ने की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हैं तो कुछ सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल हैं। इसके अलावा स्कूल आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें एडिशनल सब्जेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि कुछ सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? एडिशनल होते हैं। तो इस तरह आपको 11th क्लास में क्या पढ़ना है तो जरा देखते हैं। 11th क्लास में जब आपकी एंट्री होगी, चाहे 11th क्लास चाहे वो आर्ट्स की हो, कॉमर्स की हो या साइंस की, सब में बेसिकली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं। जैसे अगर देखा जाता है तो 11th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? कंपलसरी होंगे। 4 सब्जेक्ट्स क्या होंगे? कंपलसरी। यानी 4 सब्जेक्ट लेना ही लेना है आपको। ओके, 4 सब्जेक्ट क्या होंगे? कंपलसरी आपके होंगे। एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ऑप्शनल होगा। एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ऑप्शनल। एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा। इस तरह अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 11th क्लास में 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे मिनिमम। सब्जेक्ट्स की आपकी संख्या मिनिमम कितनी होगी 11th क्लास में? 5 होगी। ओके, ये मिनिमम है। लेकिन अगर आप इसके अलावा एक और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट एडिशनल के तौर पे। अब ये स्कूल वाले आपको क्यों प्रोवाइड कराते हैं? क्या उनका मकसद होता है इसको प्रोवाइड कराने का? ज्यादातर स्कूल वाले अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट एडिशनल भी देते हैं। क्या देते हैं? एडिशनल भी देते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? उनके इसके पीछे उनका क्या मकसद होता है? ऐसा मकसद इसलिए होता है क्योंकि 11th क्लास में आपको कम से कम 5 सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। कई बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, वो एक सब्जेक्ट में रह जाते हैं। जैसे कि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आप मार्क्स लेकर अप टू द मार्क नहीं लेकर आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है तो आपको पास माना जाएगा।
क्यों माना जाएगा? क्योंकि आपको कम से कम कितने सब्जेक्ट पास करने हैं? 5 सब्जेक्ट पास करना है। इसलिए ज़्यादातर स्कूल अपनी जो मार्किंग स्कीम होती है, या फिर कह सकते हो कि स्कूल की जो रेपुटेशन होती है, उसको बचाने के लिए ज़्यादातर स्कूल में एडिशनल सब्जेक्ट को प्रोवाइड करवाया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि आप अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस एडिशनल सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो वो आपकी मर्जी है, आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए। ओके, तो इस तरह अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा कितने आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं जो 11th क्लास में पढ़ना पड़ेगा? 6 सब्जेक्ट आपके क्या हो जाते हैं? मैक्सिमम हो जाते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। 6 सब्जेक्ट, ये क्या है? मैक्सिमम आपके। तो अभी मैंने क्या समझाया आपको? अभी मैंने आपको समझाया कि 11th क्लास में आपके 4 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कंपलसरी होते हैं। एक सब्जेक्ट आपका क्या होता है? ऑप्शनल होता है। इस तरह आपके पास कम से कम 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि मिनिमम कहलाते हैं, यानी इतने सब्जेक्ट तो आपको रखना ही पड़ेगा, इतने सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आपका क्या होता है? एडिशनल होता है। इस तरह आपके पास मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं आपको वो कॉमन सब्जेक्ट बताऊंगा जो बच्चे ज्यादातर लेते हैं और स्कूल वाले खास तौर पे प्रोवाइड कराना पसंद करते हैं। इसमें अगर बात की जाए लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में आपकी हिंदी और इंग्लिश में से, किसमें? हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। हिंदी और इंग्लिश में से आप क्या कर सकते हो? कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। कई स्कूल वाले क्या करते हैं, दोनों सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, पर ऐसा हर स्कूल के साथ नहीं होता। किसी स्कूल में आपको सिर्फ हिंदी मिलेगी तो इंग्लिश नहीं मिलेगी, अगर इंग्लिश मिलेगी आपको तो हिंदी नहीं मिलेगी। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कम से कम एक लैंग्वेज का होना इन कंपलसरी सब्जेक्ट में होना एक जरूरी है। इसके साथ साथ जो ज्यादातर बच्चे ऑप्ट करना पसंद करते हैं आर्ट सब्जेक्ट के अंदर, तो हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ साथ वो पोल साइंस लेना पसंद करते हैं। पॉलिटिकल साइंस लेना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ज्योग्राफी लेना भी पसंद करते हैं। क्या लेना पसंद करते हैं? ज्योग्राफी लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के साथ साथ वो हिस्ट्री के साथ साथ पोल के साथ साथ कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट करते हैं। क्या करते हैं? इकोनॉमिक्स भी ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा कई स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन को भी आजकल ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। किसको दिया जाने लगा है? फिजिकल एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाने लगा है। ओके, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आजकल सोशियोलॉजी की भी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। किसकी डिमांड हो चुकी है? सोशियोलॉजी। इसके अलावा कई ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं आपके, जो ज़्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं, वो सब्जेक्ट आपके सामने हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन और सोशियोलॉजी। इसे नोट कर ले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सबसे बेटर होता है आपके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए। ओके, इसे नोट करें आप। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स की, यानी उन कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में यदि आपने हिस्ट्री लिया है, क्या लिया है? हिस्ट्री अगर आपने ली है तो इसके साथ आपको पोल साइंस जरूर लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पोल साइंस जरूर लेना चाहिए। अगर आपने हिस्ट्री ली है
तो इसके साथ साथ जो बेटर कॉम्बिनेशन माना जाता है वो पॉलिटिकल साइंस माना जाता है। और अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है, बैंकिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, तो इसके साथ आप इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये तीन आपके कंपलसरी आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जो आपको ऑप्ट करना चाहिए। हिस्ट्री पोल साइंस के साथ किसको ऑप्ट करना चाहिए? इकोनॉमिक्स को ऑप्ट करना चाहिए। इसके साथ अगर बात की जाए, अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो पोल साइंस ऑब्वियसली सी बात है कि उसके साथ होगा, पोल साइंस होगा। ओके। पोल साइंस के साथ यदि आप एक अच्छे भूगोलवेता बनना चाहते हैं, ज्योग्राफर्स बनना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ क्या लेना चाहिए? ज्योग्राफी लेना चाहिए। ये वो कॉम्बिनेशन है दूसरा जो सबसे बेस्ट माना गया है। देन उसके बाद हिस्ट्री के साथ आप पोल साइंस को तो ऑब्वियसली सी बात है ऑप्ट कर रहे हो। इसके साथ आप अगर आप सोशल सर्विसेज करना चाहते हैं, एनजीओ वगैरह चलाना चाहते हैं, समाज सेवा करने का आपका ज़्यादा मन है, तो आप ऐसी सिचुएशन में सोशोलॉजी को भी ऑप्ट ऑप्ट कर सकते हैं। इससे समाज को समझने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। इस तरह से आपका जो तीसरा कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री के साथ क्या है? पोल साइंस, और पोल साइंस और सोशोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि आपके पास हिस्ट्री और पोल साइंस का कॉम्बिनेशन जरूर होना चाहिए आर्ट्स के अंदर। देन उसके बाद आप कोई से भी तीन सब्जेक्ट जो है उनमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन आप ऑप्ट कर सकते हो। यानी हिस्ट्री और पोल के साथ आप इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर सकते हो, हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ ज्योग्राफी आप ऑप्ट कर सकते हो, हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ सोशियोलॉजी आप तो ऑप्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो चौथा आपका होगा, ध्यान रखिएगा, वो लैंग्वेज तो होगा ही आपका, ऑब्वियसली सी बात है। आप इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी में से आप कोई सा भी एक ऑप्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ दोनों अगर रखना चाहते हो तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके मिनिमम 5 सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे। इसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट की बात करें तो कहा जाता है कि एडिशनल सब्जेक्ट में आप फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो। फिजिकल एजुकेशन को ले सकते हो। जिन बच्चों का हेल्थ करियर, पीटी वगैरह, या फिर कह सकते हो कि स्कूल में उन्हें एक टीचर बनना है, स्पोर्ट्स टीचर बनना है, तो वो क्या कर सकते हैं? इस एडिशनल सब्जेक्ट को वो अपने साथ रख सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन को। ओके। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कह सकते हो कि जो चित्रकारी जो होती है, पेंटिंग्स होती है, उनमें उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि एडिशनल में अपने साथ क्या रख सकते हैं? फाइन आर्ट्स को रख सकते हैं। किसको रख सकते हैं? फाइन आर्ट्स को रख सकते हैं। यानी वो बच्चे जो पेंटिंग करने का शौक रखते हैं, ध्यान रखेगा, वो क्या कर सकते हैं? हिस्ट्री पोल साइंस तो ले ही रहे हैं, ठीक है। इसके साथ वो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, सोशोलॉजी, इन तीनों में से कोई एक ऑप्ट कर लेंगे। लैंग्वेज एक कोई एक ऑप्ट कर लेंगे। एडिशन की बात आएगी तो या तो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं या तो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं। ओके। तो इस तरह से ये चीज रही। अगर आप जाते हैं कि आपको थोड़ा सा साइंस में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि उसका टच ना छूटे आपका आर्ट्स के अंदर, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? होम साइंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। किसको ऑप्ट कर सकते हैं? होम साइंस को। तो इस तरह से अगर देखा जाए, ध्यान रखिएगा, तो आपके ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑप्ट करना चाहिए आर्ट्स के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे तरह से समझ में आ गई कि जब आप 11th क्लास में सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उस टाइम पर हमें किस किस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है और किस सिचुएशन में करना है। जिन बच्चों को समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है।
और जिनको समझ में नहीं आया दोबारा आपको समझा देता हूँ क्लियरली कि आप हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ, क्योंकि आर्ट्स की जो वैल्यू है वो हिस्ट्री और पोल साइंस के साथ ही स्टार्ट होती है, तो हिस्ट्री और पोल साइंस तो आप जरूर रखें। इसके साथ आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी या सोशोलॉजी तीनों में से कोई एक ऑप्ट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपका रहेगा इंग्लिश हिंदी में से कोई एक ऑप्ट कर ले या दोनों रख लें। एडिशनल की बात करें तो एडिशनल में आप फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, या तो फाइन आर्ट्स ले सकते हैं या होम साइंस ले सकते हैं, और क्यों लेंगे वो अभी आपको बताया है, तो इसे नोट कर लें आप सभी। अब आपको 11th क्लास की हिस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि 11th क्लास के हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है। इसके लिए आपको सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली 11th क्लास के हिस्ट्री को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में 2 चैप्टर इंक्लूड हैं, सेकंड सेक्शन में 3 चैप्टर इंक्लूड हैं, वहीं थर्ड सेक्शन में भी 3 चैप्टर इंक्लूड है। और बात की जाए फोर्थ सेक्शन की तो उसमें भी क्या है, 3 चैप्टर इंक्लूड है। इस तरह अगर देखा जाए तो टोटल 11th क्लास में आपको 11 चैप्टर पढ़ने होंगे। अब आपको 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसको इंट्रोड्यूस और उसकी बात करने से पहले मैं आपसे एक सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इतिहास का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपके घर पर आकर आपसे ये पूछ सकता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो उस स्थिति में आप ये नहीं कहोगे कि मुझे नहीं मालूम, टीचर ने जो पढ़ाया नहीं था। आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ। आप क्या कहते हो, मैं इतिहास पढ़ रहा हूँ। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि इतिहास का मतलब क्या है, ताकि आप किसी और को बता सको। ज्यादातर लोगों का सोचना होता है कि इतिहास एक इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। पर इतिहास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसका वास्तविकता से लेना देना है। ये एक जीवन जीने की कला सिखाता है। इसलिए हम बात करेंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है। तो चलिए इतिहास के मतलब को समझते हैं सबसे पहले। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इतिहास का क्या मतलब होता है? क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इतिहास का मतलब क्या होता है? आप मुझे बता सकते हैं? तो बेसिकली आप इतिहास को अतीत से जोड़ते हैं। आप कहते हैं अतीत में जो चीजें होती है, अतीत में जो घटनाएं घटती है, उसे ही इतिहास कहा जाता है। आपका सोचना समझना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इतिहास से ही पूछूं कि इतिहास का मतलब क्या है, तो ये मुझे बताता है कि मेरे पास दो शब्द हैं जो मुझे क्लेरिफाई करते हैं, मुझे समझाते हैं कि मैं क्या हूं। तो इसको इसी से पूछ लेते हैं। तो इतिहास कहता है कि मुझे दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मेरे दो शब्द है, पहला है इति और दूसरा शब्द है हास्य। क्या है? पहला शब्द है इति और दूसरा शब्द क्या है? हास्य। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इति से मैंने पूछा कि इति का मतलब क्या होता है, तो इसका कहना है ऐसा अवश्य ही, ऐसा अवश्य ही। और हास्य से जब मैंने पूछा तो ये कहता है घटित होना। इसका मतलब अगर मैं देखूं, शाब्दिक अर्थ अगर देखूं, तो ये क्या कह रहे हैं, इतिहास कह रहा है ऐसा अवश्य ही घटित हुआ होगा। इसका सिंपल मतलब आप समझ सकते हैं कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है वे सभी घटनाएं जो घट चुकी हैं। अब जो चीज घट चुकी है वो तो वास्तविकता होगी ही, तो इसको आप इम्प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं? तो इस तरह इतिहास क्या कह रहा है, इतिहास ये कह रहा है कि ऐसा अवश्य ही घटित हुआ होगा, तो उसे क्या कहा गया है? उसे इतिहास कहा गया है। यानी जो चीज घटित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अब ये घटनाएं कब होती होगी, अतीत में होती होगी। तो बेसिकली इतिहास का मतलब क्या होता है, अतीत, अतीत की घटनाएं। ओके, समझ में आया आपको? अब
आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा, हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत ही क्यों है? ऐसा इसलिए कि आप कालिदास ना बनो। अब आप पूछोगे कालिदास कौन? वही व्यक्ति जो एक डाली में बैठा हुआ था, उसी डाली को काट रहा था। तो आप उसे क्या कहोगे? उसे आप मूर्ख कहोगे। तो क्या आप कालिदास के फादर बनना चाहते हैं? क्या आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बनना चाहते हैं? तो आप क्या कहोगे? आप मुझसे पूछोगे कि भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो चीज पास्ट में हो चुकी है, जो चीज अतीत में हो चुकी है, उसी को दोबारा करके आप क्या बताना चाहते हो? कि आप कालिदास के फादर हो? ऐसा नहीं ना। इसलिए हमें अपने अतीत की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इतिहास हमें एक क्लेरिफाई करता है। इतिहास क्या कहता है? हमें सबक देता है। उसका कहना है कि वो पास्ट से क्या बनाता है? प्रेजेंट बनाता है। क्या बनाता है? प्रेजेंट। पास्ट से वो क्या बनाता है? प्रेजेंट बनाता है। और प्रेजेंट से क्या बनाता है? वो फ्यूचर बनाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो यदि हमें अतीत की नॉलेज नहीं होगी तो ना तो हम अपने प्रेजेंट को बेहतर कर पाएंगे और ना ही फ्यूचर को बेहतर कर पाएंगे। मैं आपको इसका एक उदाहरण समझाना चाहूंगा कि क्यों हमें अपने अतीत को पढ़ना चाहिए। ओके, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आज आपकी लाइफ बेहतर है या फिर पहले की लाइफ बेहतर थी? तो ऑब्वियसली सी बात है, आप में से ज्यादातर बच्चे, 10 में से 8 बच्चे कहेंगे आज की लाइफ हमारी बेहतर थी। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे पहले लाइफ अच्छी थी, पढ़ना नहीं पड़ता था, हमें कुछ करना नहीं पड़ता था, सिर्फ खाना और सोना होता था। तो उनके लिए वो लाइफ थी जो कुछ करना ही नहीं चाहते, बेसिकली आलसी जो बच्चे होते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कुछ करना चाहते हैं। तो वो ज्यादातर क्या कहेंगे? आज की लाइफ बेहतर है। अब मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहूंगा कि आप कैसे कह सकते हो कि आज आपकी लाइफ बेहतर है? कैसे कह सकते हो आप? अब आप सोच में पड़ गए कि कैसे कह सकते हैं। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास क्या होता है। एक कंपैरिजन टूल होता है। कंपैरिजन टूल का मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्योंकि अगर आपको अपने पास्ट की, अपने अतीत की जानकारी होगी तभी आप क्लेरिफाई कर पाओगे कि आज आपकी लाइफ बेहतर है या नहीं है। ओके, तो आपको समझ में आया कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए? इतिहास हमें अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए पढ़ना चाहिए। ओके, तो इसको नोट कर लें आप। कर लिया नोट आपने? ओके, तो आगे बढ़े। तो अभी आपने क्या समझा कि इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि वो हमारे आज के बेहतर को बना सके। ओके, तो इस आधार पर मैं क्या ये कह सकता हूँ कि भूत से सीख लेकर वर्तमान को बनाना, वर्तमान को बनाना और भविष्य को संवारना। संवारना इतिहास कहलाता है। क्या ये मैं कह सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अभी आपको हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस, इतिहास की महत्व को बताया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास क्या कह रहा है कि भूत से सीख लेकर, यानी मुझसे आप सीख लेकर आप अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हो और भविष्य को संवार सकते हो। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से डेफिनेशन को सुन लीजिएगा। भूत से सीख लेकर वर्तमान को बनाना और भविष्य को संवारना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे नोट करें आप।
नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं आगे की। मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपको अपने आसपास की, मोहल्ले की, गली की जानकारी कैसे मिलती है? तो आप क्या कहोगे कि जी हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे हमें इस तरह की जानकारी मिल जाती है, तो आप उन्हें क्या कहते हो? खबरी कहते हो। अब एक सवाल आपके दिमाग में रहेगा कि हमें अतीत की बात कैसे कर सकते हैं, हमें अतीत की जानकारी कैसे मिलेगी? क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्यों है? क्योंकि हम उस दौर की बात कर रहे हैं, उस समय की बात कर रहे हैं जिस दौर में ना तो मैं था और ना आप थे। तो ऐसी स्थिति में आप और मैं कैसे कह सकते हैं कि उस टाइम में यही चीज हुई होगी? इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक खबरी होना चाहिए। उसे ही इतिहास की भाषा में हम क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा? आपका, तो आपके मन में क्वेश्चन आया? क्या आपके मन में क्वेश्चन आया कि स्रोत क्या है? अभी तो आपको क्लेरिफाई करा कि स्रोत क्या है? एक खबरी है जो आपको बताता है कि आपके अतीत में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। अब ये बताता कैसे है? ये बताता है दो तरीके से। या तो हमें ये लिखित रूप में बताता है। किस में बताता है हमें? लिखित रूप में। या हमें बताता है अलिखित रूप में। किस में बताता है? अलिखित रूप में। इस तरह से हमें अपने अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? अपने अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, आपने ये समझा कि हम जब अपने अतीत की बात करते हैं तो किसके आधार पे करते हैं? हम स्रोत के आधार पे करते हैं। ये जो स्रोत होते हैं या तो लिखित होते हैं या तो अलिखित होते हैं। ये दोनों चीजें आप समझ गए। लेकिन जब आप अपनी किताब में ढूंढने के लिए जाओगे, क्योंकि जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूँ एक आम लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें और आपको एक हिस्ट्री जो बोरिंग सब्जेक्ट लगता है वो ना लगे, इंटरेस्टिंग लगे आपको। और वाकई में जो हिस्ट्री होती है, इतिहास जो होता है, वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। बट ये समझ में नहीं आता कि ज्यादातर बच्चे इसको बोरिंग क्यों लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं होती। क्योंकि जहां अज्ञान है वहां ज्ञान भी है, और ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है। अज्ञान को ही बोरिंग कहा जाता है। इसलिए आपको क्या होना चाहिए? ज्ञानी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्रोत। मैंने अभी बताया कि लिखित रूप में होते हैं या तो अलिखित रूप में। याद रखिए, इतिहास की भाषा में लिखित स्रोत को, लिखित साक्ष्य को, यानी उस खबरी को जो कि लिखित रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ओके। मैं क्या कह रहा हूँ, वो स्रोत जो लिखित रूप में होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। इन्हें एक तरह की आप टेक्स्ट बुक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यानी किताबें। जो हमारे पास किताबें हैं वो सभी क्या है? साहित्यिक स्रोत हैं। क्योंकि वो क्या है? लिखित रूप में है, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपने पास्ट की जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखें अलिखित स्रोत को, यानी जो चीजें अलिखित रूप में होती है, वो स्रोत क्या कहलाता है? पूरा तात्विक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरा तात्विक स्रोत। आपको समझ में आया? अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ये आपके कब्र, स्मारक के फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी बेसिकली वो आपके पत्थर हो गए, ईंटें हो गई, मनके हो गई, इन सभी चीजों को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, क्योंकि वो आपके नॉन रिटन फॉर्म में, अलिखित रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ आपने ये समझा कि हमें अपने अतीत की जानकारी अगर प्राप्त करनी होगी तो हमें अपने खबरी के पास जाना पड़ेगा। उस खबरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। और ये जो खबरी होते हैं बेसिकली दो फॉर्म में आपको पाए जाते हैं। या तो रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप में पाए जाते हैं, या तो अलिखित रूप में पाए जाते हैं।
और इनको इतिहास की भाषा में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। अब इनको हम प्रेजेंट टाइम में कैसे देखें, तो साहित्यिक स्रोत को आप एज अ टेक्स्ट बुक के तौर पे देख सकते हैं। जो किताबें आप पढ़ते हैं वो आपकी क्या है, साहित्यिक स्रोत है, क्योंकि उनसे ही आपको आपके पास्ट के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानकारी आपको मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत यानी कब्र, स्मारक, मॉन्यूमेंट, जितने जो चीजें होती हैं उनसे आपको बेसिकली पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है कि ये चीज ऐसी होती होगी। मैं आपसे कहूं कि आपने ताजमहल को देखा होगा, तो अगर कोई कहे कि उस टाइम पे शाहजहां रहता होगा, उसने मुमताज के लिए एक ताजमहल बनवाया, अब आप कहोगे क्यों भैया आप फेंक रहे हो, लेकिन मैं कहूँ कि ताजमहल है और ताजमहल आपको दिखा दूं तो आपको विश्वास हो जाएगा। वो ताजमहल क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि वो रिटर्न फॉर्म में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में जो दिखता है वही समझ में आपको आता है। ओके, तो इसे नोट करें, आप नोट कर लिया होगा। अब आपका मन में एक सवाल आ रहा होगा, भैया हम इतिहास में पढ़ते क्या है, हम इतिहास में बात किसी करते हैं। तो ज्यादातर बच्चे ये कह रहे होंगे भैया हम इतिहास में अतीत की बात करते हैं। बिल्कुल सही है कि आप अतीत की बात करते हैं, लेकिन किसकी बात करते हैं, अतीत में भी तो बहुत सारी चीजें होती होगी, लेकिन बात किसी करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इतिहास एक तरह की बातें ही हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ, इतिहास बातें होती हैं। क्या होती है, इतिहास क्या होती है, बातें होती हैं। ओके, इतिहास क्या होती है, बातें। अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो बातें हैं ये कितनी तरह की होती हैं। जो बातचीत वगैरह आप करते रहते हो, किसकी बात करते हो, या तो अपनी बात करते हो या आप अपने पड़ोसी की बात करते हो। ओके, तो सेम ऐसे ही इतिहास में हम दो ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं, या तो अपने बारे में पढ़ते हैं या दूसरों के बारे में पढ़ते हैं। जब आप अपने बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भारतीय इतिहास। क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास। ओके, उसे हम क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास। जब हम दूसरों की बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व इतिहास। ओके, समझ में आया आपको। अब यहाँ पर सवाल जो आपके दिमाग में पैदा हो रहा होगा कि भारतीय इतिहास क्या होता है और विश्व इतिहास क्या होता है, तो जनित तौर पर आपने टीचर से एक कॉमन लाइन सुनी होगी कि क्वेश्चन में ही आंसर है। तो आप मुझसे मत पूछिए, आप पूछिए भारतीय इतिहास से, तो भारतीय इतिहास ऑटोमेटिक आपको आंसर दे देगा। पूछिए जरा, पूछ लीजिए। चलिए, नहीं पूछ रहे तो मैं ही पूछ लेता हूँ। भारतीय इतिहास क्या है, तो ये क्या कह रहा है, वो इतिहास जो भारत के बारे में बताए, वो इतिहास जो भारत के बारे में बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास कहते हैं। चलिए हम इनसे पूछते हैं, विश्व इतिहास बताइए, आप कौन हैं, क्या बताते हैं। विश्व इतिहास क्या कहता है, वो इतिहास जो विश्व के बारे में बताए वो विश्व इतिहास कहलाता है। वो इतिहास जो विश्व के बारे में बताए वो क्या कहलाता है, विश्व इतिहास कहलाता है। ओके, तो अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में पैदा नहीं हो रहा लेकिन मेरे दिमाग में पैदा हो रहा, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैं अगर आपसे बात करूं कि इतिहास में आप क्या पढ़ना चाहेंगे या आप किसकी बात करना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप किसके बारे में पढ़ना चाहेंगे, किसके बारे में बात करना चाहेंगे। क्या आप अपने बारे में पढ़ना चाहेंगे या फिर आप दूसरों के बारे में पढ़ना चाहेंगे। बेसिकली मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपको किस में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, किसकी बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो ज्यादातर बच्चे 10 में से 8 बच्चे कहेंगे जी हमें दूसरों के बारे में बात करने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि अपनी बात करने के लिए हमारे पास ज्यादा इनफ कुछ होता नहीं है, लेकिन दूसरों की बात करने के लिए हमारे पास कंटेंट मटेरियल काफी ज्यादा होता है। वो बातें भी आप बोल सकते हो जो चीज एक्चुअल में उससे रिलेट करती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि दूसरों के बारे में। सेम ऐसे ही आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में बनाए रखने के लिए आपको 11th क्लास में किससे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा, आपको किसके बारे में बताया जाएगा। 11th क्लास की हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा आपके पड़ोसी के बारे में। किसके बारे में, पड़ोसी के बारे में। यानी आप क्या पढ़ोगे 11th क्लास में,
आप 11th क्लास की बुक जो है 11th क्लास की बुक में आप विश्व इतिहास को पढ़ोगे। किसको पढ़ोगे आप? विश्व इतिहास को। अब यहाँ पर आप चौंक गए और हैरान भी हो गए। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो भैया हमें विश्व इतिहास को पढ़ना है। हमें किसको पढ़ना है? हमें विश्व इतिहास को पढ़ना है। विश्व का मतलब तो बहुत बड़ा होता है। विश्व का मतलब संसार, दुनिया होता है। नंबर के हिसाब से बात करें तो 195 देशों के समूह को 195 देशों के समूह को 195 कंट्री के जो ग्रुप है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। तो क्या हमें भैया 195 देशों के बारे में पढ़ना है? जी नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ही पूछूं कि आज अगर आप 15 से 20 साल के हो चुके हो, आपकी उम्र चाहे वो 14 साल की हो या 16 साल की हो, 18 साल की हो, क्या आपको अपने जीवन की सभी बातें याद है? आप जब 10 साल 1 महीने की थे तो आप क्या कर रहे थे? क्या आपको जानकारी है? तो आप कहोगे जी नहीं भैया हमें तो जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर आपको वही चीजें याद रहती है जो आपकी जिंदगी में या तो अच्छी हुई है या तो बुरी हुई है, यानी गुड और बैड मेमोरीज आपके पास रहती है। सेम ऐसे ही हम इतिहास में हर पहलू की या हर पल की बात नहीं करते। हम सिर्फ किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं इतिहास में जिसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता हो। हम उस इतिहास की बात करते हैं जिसका असर हमारे ऊपर पड़ता हो। तो हम क्या करेंगे? विश्व इतिहास में सिर्फ उन्हीं घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जिसका असर हमारे ऊपर हुआ हो। ओके, तो आपको समझ में आ गया कि 11th क्लास के हिस्ट्री में यानी इतिहास में पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है विश्व इतिहास के बारे में। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो आपका परिचय किससे होगा? आपसे होगा। आप अपने बारे में जानोगे, भारतीय इतिहास के बारे में जानोगे। ओके, तो इसे आप नोट करें। नोट कर लिया? अब बात करते हैं आपके 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। आपको फर्स्ट चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम क्या कह रहे हैं? समय की शुरुआत। यानी आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, अध्याय है, उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत। चैप्टर का नाम रिपीट कर रहा हूं, क्या है? समय की शुरुआत। ओके, आपका फर्स्ट चैप्टर ये है। लेकिन बेसिकली इसको समय की शुरुआत टाइटल आखिर क्यों दिया गया है? क्योंकि यहीं से इतिहास की जो एक्चुअल कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है वो इस चैप्टर में बताया गया है। बेसिकली इस चैप्टर को दूसरे शब्दों में मानव इतिहास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव इतिहास भी कहा जाता है। यानी आप अपने फर्स्ट चैप्टर जो हिस्ट्री में आपको दे रखा है उसे आप मानव इतिहास कहेंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर भैया आप इस चैप्टर को ये नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, मानव विकास के बारे में आप पढ़ोगे। मानव का विकास कैसे हुआ, वो आया कैसे, उससे रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरी है, और इसके साथ साथ उसका डेवलपमेंट किस किस तरह से हुआ, कौन कौन सी प्रक्रिया थी जिसके तहत हुआ। जब उसका डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पीरियड में हम उसे किस किस नामों से जानेंगे। उस टाइम का जो मानव था वो किस नाम से जाना जाता था, वो क्या खाता था, क्या पीता था, क्या जैसे आज हम हैं क्या वैसे वो उस टाइम पर रहा करते थे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इस तरह से इस चैप्टर में इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अगर मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं तो इस चैप्टर में बेसिकली आप अपने बारे में एक तरह से रिड्यूस करोगे कि दुनिया की स्टार्टिंग हुई कैसे, इस दुनिया में इस धरती पे मानव कैसे आया, इसकी हम बात इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या? आपके पूर्वज कौन थे? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके पूर्वज कौन थे? तो आप में से ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे? ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन आपने पूछ लिया। बड़ा ही सिंपल है ये तो। हमारे दादा परदादा परदादा के परदादा वो हमारे पूर्वज होंगे। लेकिन ये जो आपने आंसर बताया अचानक से आपको झटका लग सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक व्यक्ति आए जिन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी ने आपकी सोच को हिला के रख दिया। आप सोच भी नहीं सकते थे कि उन्होंने कहा क्या। अब उन्होंने कहा क्या? उन्होंने जो कहा वो कहा 24 नवंबर 1859 को। कब कहा उन्होंने? 24 नवंबर 1859 को। डायरेक्ट आपके पास आकर नहीं कहा। उन्होंने किस तरह कहा? 24 नवंबर 1859 को उन्होंने एक किताब पब्लिश करवाई। एक किताब क्या करा? एक पब्लिश की। उस किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उस किताब का नाम क्या था? रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में आपके लिए एक बड़ा ही, कह सकते हो, सोचने वाला पॉइंट दिया गया, थ्योरी दिया गया। इस किताब का कहना है कि जो मानव का जन्म है यानी मानव का जो डेवलपमेंट है वो एक जानवर से इंसान में हुआ है, मतलब मानव में हुआ है। कुछ हुआ आपको? इस व्यक्ति ने क्या कहा आपके बारे में? उसने ये कहा कि पहले आप जानवर थे, फिर आप क्या बने? मानव। क्या आप इस पे विश्वास कर सकते हैं? इस थ्योरी को ही हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे इस चीज के बारे में आप लोगों की जो समझ है वो थोड़ी विकसित होगी। तो अभी फिलहाल आपने क्या समझा? अभी आपने ये समझा कि जो हमारी सोच थी उससे अलग हटकर एक व्यक्ति आया 24 नवंबर 1859 को। उसने एक किताब पब्लिश की एक तरह से, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम के, और उसमें एक थ्योरी दी कि हमारा जो जन्म है वो जानवर से मानव में हुआ है। यानी बेसिकली हम पहले एक जानवर थे, उसके बाद हम मानव बने। इस तरह से अगर देखा जाए तो कई लोगों से आपने सुना होगा कि आपके पूर्वज क्या थे? बंदर थे। यानी आप बंदर से इवेल्युएट होकर एक तरह से क्या बने? आप इंसान बने, मानव बने। क्या आपको ऐसा लगता है? मैं अगर बंदर और आपको सामने रख दूं, क्या आप एक दूसरे को कंपैरिजन कर पाएंगे? क्या पहले मैं ऐसा दिखता था? ऐसा है? चलिए इसे नोट करें आप, फिर आपको आगे बताते हैं। नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, अभी आपने चीजें देखी और समझी। तो अभी आपने क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया और ना ही आपने मुझसे पूछा। उस व्यक्ति का नाम था चार्ल्स डार्विन। क्या नाम था? चार्ल्स डार्विन, जिसने ये थ्योरी दी। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किस व्यक्ति ने थ्योरी दी थी? चार्ल्स डार्विन ने, जिसने ये कहा था कि आपका जो जन्म है वो एक जानवर से मानव में हुआ है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जानवर से मानव में अचानक से कन्वर्ट हो गए या तब्दील हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पहले चार पैरों पे चलते थे उसके बाद अचानक से आप दो पैरों पे चलने लगे। उन्होंने अपनी बुक के अंदर खास तौर पे मेंशन किया और आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आपका डेवलपमेंट हुआ है, जो आपका विकास हुआ है, आपकी जो विकास की प्रक्रिया थी वो थोड़ी स्लो थी। यानी धीरे धीरे आपका विकास हुआ। उनका कहना है कि जानवर से मानव बनने में हमें 7 चरण लगे। कितने चरण लगे? 7 चरण। चरण का मतलब क्या होता है? स्टेप। यानी हम स्टेप बाय स्टेप एक ह्यूमन में डेवलपमेंट हो रहे थे। शुरुआती दौर में जो शुरुआती दौर के इतिहासकार थे उन्होंने क्या करा, इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को, इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को उन्होंने क्या करा, एक कैटेगरी, एक वर्ग में रख दिया। उस वर्ग का नाम क्या था? स्तनधारी। क्या नाम था? स्तनधारी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्तनधारी कौन होते हैं? स्तनधारी बेसिकली वे लोग होते हैं या वे जीव जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं,
बच्चे पैदा कर सकते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा, स्तनधारी। इसमें तो सभी लोगों को शामिल किया गया था, दुनिया के सभी जीव जंतुओं को। क्या आपको लगता है कि उन सब के फीचर्स स्तनधारी जैसे थे जिस इस ग्रुप का नाम रखा गया था? तो आप में से ज्यादातर बच्चे कहेंगे जी नहीं भैया, इस तरह के फीचर सब में नहीं थे। इसलिए आप देखते हैं इस ग्रुप में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और जिनकी बिहेवियर, जिनका व्यवहार इंसान जैसा होता है, वो अलग होकर एक नया समूह बनाते हैं। यानी स्तनधारी से ही वो बाहर निकल के एक नया ग्रुप बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्राइमेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स, यहीं से इंसान की यानी आपके जो पूर्वज की कहानी स्टार्ट होती है, वो यहीं से स्टार्ट होती है। बेसिकली इस ग्रुप में जो आपके थे, वो एक तरह के इंसान थे जो आने वाले टाइम में हमारे जैसे होंगे। शुरुआती दौर में ये क्या होंगे, चार पैरों पे चलेंगे एज अ जानवर के तौर पर। देन उसके बाद जैसे जैसे इनका इंसान की तरफ कदम बढ़ता रहेगा, यानी इनका डेवलपमेंट होता रहेगा, तो वो क्या बन जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। तो जरा देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि इनके अंदर, इस ग्रुप में कुछ के अंदर क्या होता है, कुछ समय के बाद कुछ चेंज नजर आते हैं, कुछ बदलाव नजर आता है। वो बदलाव किसके लिए होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ होता है, यानी इंसान की कदम एक तरफ आगे बढ़ रहे थे। जिनके अंदर कंप्लीट चेंज आया, वो आगे जाकर क्या बन गए, उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम उन्होंने क्या रखा, होमिनोइड्स। क्या रखा, होमिनोइड्स। ये ग्रुप बना। सेम ऐसे ही जब इस ग्रुप में चेंज आया, तो आगे जाकर ये क्या बने, ये बने होमिनिड। क्या बने ये, होमिनीड। इस तरह से आप देख सकते हो, ध्यान रखिएगा कि इंसान का डेवलपमेंट इस तरीके से देखने को मिला। और जो होमिनिड चेंज हुए, उन्हें आगे जाकर क्या कहा गया, होमो कहा गया। क्या कहा गया, होमो। और जो कंप्लीट चेंज नहीं हो पाए, ना तो वो होमिनिड अब कहलाए, ना होमो कहलाए, उनको क्या कहा गया, आस्ट्रोपिथिकस कहा गया। क्या कहा गया, आस्ट्रोपिथिकस। इनका एक अलग ग्रुप बना। यानी बेसिकली इनका डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसलिए ना तो इन्हें हम होमिनिड के अंदर रख सकते थे, और ना ही होमो के अंदर रख सकते थे। इसलिए इनको क्या कहा गया, आस्ट्रोपिथिकस कहा गया। अब बात करते हैं होमो की। बेसिकली होमो का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो होमो का मतलब होता है, वो होता है आदमी। क्या मतलब होता है, आदमी। अब जनरली तौर पे आपने देखा होगा कि एक पुरुष के लिए क्या करा जाता है, आदमी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या कभी आपने किसी औरत को आदमी कहा है, कहकर देख लेना, उसके बाद नतीजा आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज्ञान से ज्यादा अज्ञान है। उसी ज्ञान को, उसी अज्ञान को बाहर निकालने के लिए और ज्ञान को भरने के लिए, कह सकते हो, जरूरत है ज्ञान की। तो यहाँ पर अब बात करते हैं होमो की। तो होमो का मतलब क्या होता है, आदमी। बेसिकली जो होमो का मतलब आदमी है, तो आदमी का मतलब होता है, ये जो शब्द है बेसिकली स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए हम इस शब्द का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि होमो हम स्त्री को भी कह सकते हैं और पुरुष को भी कह सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है, तो आप उसे बच्चा कहते हो, आप डायरेक्टली उसे लड़का और लड़की नहीं कहते, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी कोई पहचान नहीं होती। बाद में जब उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है, तो फिर उसके बाद जेंडर डिसाइड होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, शुरुआती दौर में जब जो आपके पूर्वज थे, उनका जेंडर डिसाइड नहीं था कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो उन्हें क्या कहा गया, होमो। अब इन्हीं होमो में क्या होता है, बदलाव आपको देखने को मिलता है। क्या होता है, इन्हीं होमो में बदलाव। इस होमो को क्या कहा जाता है, आधुनिक मानव का पूर्वज। यानी हमारे जो पूर्वज थे बेसिकली, जो लगभग दो पैरों पे चलना उन्होंने शुरू कर दिया था, वो कौन थे, होमो। और होमो में किस तरह के चेंज आ रहे थे, जरा हम देख लेते हैं।
जो होमो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुए, उन्होंने औजार बनाना सीखा, तो उन्हें क्या कहा गया? होमो हैबिलस। क्या कहा गया? होमो हैबिलस। फिर जो सीधे खड़े होकर चले, यानी इनसे डेवलपमेंट हुआ, थोड़ा और एक कदम और आगे बढ़े, उन्हें कहा गया आपका इरेक्टस। फिर जिनके अंदर सही गलत एक समझ विकसित हुई, एक बुद्धि आ गई, एक बुद्धिजीवी प्राणी बन गया, तो उसे कहा गया सैम्पियंस, होमो सैम्पियंस। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं होमो से होमो हैबिलस बना, होमो इरेक्टस बना, होमो सैम्पियंस बना। तो अब यहाँ पर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमें कह सकते हो डेवलपमेंट करने के लिए कितने स्टेप लगे। तो यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। यानी हम पहले कदम पे यहाँ पर क्या थे? जानवर थे। देन उसके बाद सातवें कदम पे हम क्या हो गए? एक इंसान बन गए। इसलिए आपने एक नोटिस किया होगा कि जानी तौर पे जो आपके विवाह होते हैं उसमें पंडित आपसे 7 फेरे लगवाता है। इसका मतलब क्या? कुछ समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है, आपको वो बताना चाहता है कि पहले आप जानवर थे, अब इंसान बन चुके, तो आपको हरकतें भी कैसी रखनी है? इंसानों जैसी रखनी है। तो कहीं ना कहीं आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसमें आपको बड़ा तभी माना जाता है जब आपकी शादी हुई हो। तो अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ह्यूमन डेवलपमेंट। इसे नोटिस करें, मतलब नोट करें। नोट कर लिया होगा आप। अब बात करते हैं, बेसिकली अभी आपने समझा ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास के बारे में, कि हमारा जो विकास है वो कैसे हुआ, हम एक जानवर से इंसान कैसे बने। लेकिन इस बीच में कुछ इतिहासकार जो हैं उनको लेकर विवाद हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानव विकास के बारे में कहना है कि मानव एक जगह पर पैदा हुआ, फिर वो अलग अलग जगह पर गया। लेकिन कुछ इतिहासकार उनकी बातों से सहमत नहीं रहते। उनका कहना है कि मानव पहले अलग अलग जगह पर पैदा हुआ, फिर वो कह सकते हो कि अलग अलग देशों में गया। तो इस तरह से आप देखते हो कि आज के टाइम में एक जैसे ही मानव देखने को मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि मानव का जो जन्म है वो सिर्फ एक जगह हुआ है, फिर वो अलग अलग जगह पे गया है? या आपको ऐसा लगता है कि मानव पहले अलग अलग जगह पैदा हुआ, फिर एक दूसरे से वो कनेक्ट यानी संपर्क में आया, इस वजह से आपको मानव एक जैसे देखने को मिलते हैं? आप किस थ्योरी को फॉलो करना चाहोगे? बेसिकली ध्यान रखिएगा कि अभी भी डिबेट चल रहा है, क्योंकि दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह बेस्ट है। और जब दोनों थ्योरी के बारे में आप पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो, आपको दोनों ही थ्योरी अच्छी लगती है। इसलिए अब बात करते हैं कि उन्हें इतिहास में क्या कहा जाता है। यानी हम अब बात क्या कर रहे हैं? मानव उत्पत्ति की। किसकी बात कर रहे हैं? मानव उत्पत्ति की। मानव का एक तरह से जन्म कैसे हुआ। तो इसको लेकर कितनी थ्योरी है? 2 तरह की थ्योरी है। पहली थ्योरी है प्रतिस्थापन मॉडल। पहली थ्योरी क्या है? प्रतिस्थापन मॉडल। ये मॉडल आपसे क्या कहता है? ये मॉडल ये कहता है कि मानव पहले एक जगह पर पैदा हुआ, मानव एक जगह पर पैदा हुआ और फिर अलग अलग गया। इसी वजह से मानव एक जैसे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो थ्योरी ये कहती है, नाम उस थ्योरी का क्या है? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ओके, अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो मानव था वो अलग अलग जगह पैदा हुआ। क्या हुआ? अलग अलग जगह पर पैदा हुआ। उसके बाद उसने आपसी संपर्क बनाए। क्या बनाए? आपसी संपर्क। इसी वजह से आज के समय में आपको एक जैसे मानव देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एक जैसे मानव आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रतिस्थापन मॉडल की जो थ्योरी है वो सही है, या क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल की जो थ्योरी है वो सही है?
दोनों में से आपको कौन सी थ्योरी अच्छी लगती है या बेस्ट लगती है? क्योंकि अभी भी जो इतिहासकार हैं, जो आपके भूगोल वेता है, ये खोज करता है, उन सभी के बीच में अभी भी ये डिबेट का क्वेश्चन बना हुआ है कि मानव की जो उत्पत्ति है, जो ह्यूमन का ओरिजिन है, वो हुआ कैसे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे आप नोट करें, फिर बात करते हैं आगे की। नोट कर लिया? आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि जनी तौर पे हमने इतिहास के बारे में, मानव इतिहास के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली, आपके मन में एक सवाल जो आया होगा, वो डेफिनेटली आना ही चाहिए। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भैया, आज से 10,000 साल पहले मानव थे या नहीं थे, आपको इसकी जानकारी कैसे है? आप कैसे कह रहे हो ये? तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमें अब जब अतीत की जानकारी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, अपने खबरी का इस्तेमाल करते हैं। उस खबरी को हम इतिहास की भाषा में क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? स्रोत। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन है कि मानव इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती कैसे है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि मानव इतिहास की जो जानकारी है वो हमें कई स्रोतों से मिलती है। इसमें सबसे पहला आपका स्रोत है मानव जीवाश्म। क्या है? मानव जीवाश्म। ओके, यानी मानव जीवाश्म ये आपका पहला सोर्स है जो क्लेरिफाई करता है कि उस टाइम पे मानव थे या नहीं थे। इसके बाद आपके औजार, पत्थर के औजार जो है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा तीसरा जो है, ध्यान रखिएगा, वो है चित्रकला, जो गुफाओं के अंदर आपको देखने को मिलती है। इनसे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? मानव की। अब आप कहोगे इन तीनों से हमें कैसे हम डिसाइड करें, या इन तीनों से हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे क्लेरिफाई कर सकते हैं कि उस टाइम पे मानव थे या नहीं थे? मैं आपसे जनित तौर पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको एक पेंटिंग बनानी है मेरी, खास तौर पे किसकी बनानी है? मेरी। आपके घर में कुत्ता तो होगा ही, हाँ होगा ही। चलिए, तो आप ऐसा करें, आप मेरी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करें और अपने कुत्ते से कहिए कि भैया की पेंटिंग बनाओ। तो क्या बना पाएगा? जी नहीं। आप बना रहे हो लेकिन कुत्ता नहीं बना रहा, क्योंकि कुत्ता को आप दोगे तो वो क्या करेगा? अपने पैर में पेंट लगाएगा और दीवारों पे दे मारेगा। उसकी पेंटिंग बन गई अच्छी वाली। चलिए, तो इससे क्लेरिफिकेशन हुआ कि जो चित्रकला है वो उस टाइम का मानव ही कर सकता है, यानी जो हमें देखने को मिला है वो मानव ही कर सकता है, कोई जानवर नहीं कर सकता। ओके, क्या कर सकता है? मानव ही कर सकता है, कोई जानवर नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं बात करूं औजार की, कि मुझे एक चाकू चाहिए, तो क्या आप चाकू बनाकर दे सकते हैं? और अपने आप पालतू जानवर से पूछिए, क्या वो बनाकर दे सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? जी नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो अगर हमें पत्थर के औजार भी देखने को मिले हैं तो वो किसने बनाए होंगे? एक मानव ने ही बनाया होगा, किसी जानवर ने नहीं बनाया होगा। ओके, अब बात करते हैं मानव जीवाश्म की। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, भैया जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवाश्म का मतलब क्या होता है? जीवों के वो अवशेष जो मरने के बाद काफी लंबे समय तक एक ही सिचुएशन में पड़े रहते हैं। ये जीवाश्म जो है, यानी ये जो अवशेष हैं, जो बचा हुआ आपका मटेरियल होता है, या तो वो पौधे का हो सकता है, या तो किसी जानवर का हो सकता है, या किसी मानव का हो सकता है। और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और लंबे समय के बाद ये क्या करते हैं? या तो पत्थर या चट्टान के रूप में, या तो एक पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हें क्या जाता है? जीवाश्म कहा जाता है। तो इनसे भी हमें किसकी जानकारी मिलती है? हमें जानकारी मिलती है मानव की। आपको समझ में आ गया होगा, इसे नोट करें आप, नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं कि उस समय का जो मानव है वो किस तरीके से अपना खाना प्राप्त करते थे, यानी अपना जो फूड है वो ऑब्टेन करते थे। तो बात करते हैं भोजन कैसे प्राप्त करते थे। तो इसके लिए कई सारे तरीके होते हैं। इसमें अगर देखा जाता है तो सबसे पहला है तरीका खाद्य संग्रहण का। किसका तरीका है? खाद्य संग्रहण का। इसका मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा शब्द बोल दिया भैया आपने।
कि पहला जो तरीका है, जो उस समय का मानव है जिसे हम लोग आदि मानव कहते हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो इसमें पहला तरीका है खाद्य संग्रहण का, यानी उसने अगर खाना सीखा और इकट्ठा करना सीखा तो खाद्य संग्रहण के तहत करा। खाद्य संग्रहण का मतलब होता है खाने वाली चीजों को इकट्ठा करना। खाने वाली चीजों को क्या करना? इकट्ठा करना। खाद्य संग्रहण का मतलब क्या होता है कि खाने वाली जो चीजें हैं, फल फ्रूट वगैरह जैसी जो भी चीजें होगी, उनको चीजों को इकट्ठा करना। समझ में आ गया आपको? दूसरा जो तरीका है जो उस टाइम का मानव इस्तेमाल करता था, वो है जो कुछ समय के बाद उसने सीख लिया था, शिकार करना। शुरुआती दौर में वो छोटे छोटे जानवर का शिकार करता था, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास हुआ, उसने औजार बनाना इस्तेमाल करा, तो उसने बड़े बड़े जानवर का शिकार करना स्टार्ट कर दिया, यानी हंटिंग करना स्टार्ट करा। अब बेसिकली वो समूह में भी और व्यक्तिगत तौर पे भी क्या करने लगा? शिकार करने लगा। ओके, अब बात करते हैं तीसरे आपके प्रोसेस की, यानी तीसरे तरीके की। वो है आपका अपमार्जन। क्या है? अपमार्जन। बहुत बड़ा शब्द है अपमार्जन। इसका मतलब आप बता सकते हैं? हो सकता है आपने पहली बार इसको सुना हो। तो बेसिकली अपमार्जन का मतलब क्या होता है? किसी बड़े जानवर के द्वारा मारे गए जीव जंतु को वो जितना खाना चाहता है खा लेता है, उसके बाद उसे छोड़ देता है। फिर उसके बाद कोई दूसरा जीव आकर उसे खाता है। उस प्रक्रिया को, उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? अपमार्जन। यानी छोड़े गए जानवर को खाना, मरे हुए जानवर को खाना क्या कहलाता है? अपमार्जन कहलाता है। ज्यादातर आपने देखा होगा कि गीध और जो कौवे होते हैं, वो बेसिकली इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। उस टाइम पर जो आदि मानव यानी आपके पूर्वज थे, वो इसका इस्तेमाल भी किया करते थे। यानी मरे हुए जानवर को खाना क्या कहलाता है? अपमार्जन कहलाता है। और एट द लास्ट, यानी जो लास्ट आपका तरीका था, मछली पकड़ना। शुरुआती दौर में मछली पकड़ने का जो तरीका था, वो हमारा आदि मानव का, यानी जो शुरुआती मानव थे, अर्ली ह्यूमन, उनका क्या था? एक बगुले की तरह था। बेसिकली वो पानी में खड़े हो जाते थे और खड़े होकर क्या करते थे? हाथ से मछली को पकड़ना स्टार्ट करते थे। इससे कई बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है कि कुछ मछलियां जो होती थी करंट वगैरह पास करती थी, या कुछ कांटे होते थे जो कि उनको चुभ जाते थे। इस तरीके से फिर धीरे धीरे क्या हुआ? मछली पकड़ने के तरीके में बदलाव आया। उन्होंने क्या करा कि एक लकड़ी लिया और उसके हिस्से, उसके क्या रहा, जो शुरुआती का किनारा होता है उसे चार हिस्से किया और उसमें पत्थर फंसाकर उसे एक तरह से इस तरह से बना दिया। और जब भी वो मछली पकड़ते थे तो पानी में क्या करते? उस लकड़ी को सीधा ऐसे मारते, जिसकी वजह से क्या होता? किसी न किसी कांटे में क्या होगा? मछली फंसेगी। इस तरह से उन्होंने एक ही टाइम पर ज्यादा मछली को पकड़ना आरंभ कर दिया। इस तरीके से क्या करने लगे? वो अपना भोजन प्राप्त करने लगे। तो ये वो तरीके थे जो हमारे जो आदि मानव, शुरुआती जो मानव थे, जिन्हें हम लोग पूर्वज कह रहे हैं, तो उस तरीके से खाना खाते थे। खाद्य संग्रहण, शिकार, अपमार्जन, मछली पकड़ना। और उसली सी बात है, अगर आज के टाइम पर अगर आपके पास कुछ ना हो तो आप भी इसी तरीके से क्या करोगे? खाना इकट्ठा आप करोगे, खाना खाओगे। चाहे वो खाद्य संग्रहण करना हो गया, शिकार करना, अपमार्जन, मछली पकड़ना। जनरली तौर पे आप जब स्कूल जाते हो तो बीच में आपको एक आम का पेड़ दिख जाता है, तो आप क्या करते हो? या तो चढ़ जाते हो उसके ऊपर, या तो एक पत्थर लेते हो और आम पे निशाना लगाते हो, और जैसे ही टूट कर नीचे गिरता है आप उठाकर उसको घर ले जाते हो, या वहीं उसी टाइम आप खाना स्टार्ट कर देते हो। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपके अंदर भी वही एक्टिविटी, हरकतें हैं जो उस टाइम के मानव की थी। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो रहा कि पहले आप जानवर थे, उसके बाद आप मानव थे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो मोटे तौर पे आपके पॉइंट थे, उसको आज की क्लास में डिस्कस किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी। तो आप इसे नोट करें। मिलते हैं अब अगली क्लास में नोट करने से।